हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी आस एकेडमी से आप सभी के सामने आज मैं मंकी पॉक्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। आपने अभी पिछले एक दो वीक में देखा होगा कि मंकी पॉक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो जैसे कि ये एक ट्वीट देख सकते हैं जो कि डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एंड एंड्रानॉन, ये इन्होंने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है मंकी पॉक्स को लेके। तो इनका कहना है कि इट्स क्लियर दैट कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पांस इज नीडेड टू स्टॉप दीज आउटब्रेक्स एंड सेव लाइव्स। मतलब इनका कहना है कि हमें इस डिजीज़ को अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए और सब जगह अलर्ट कर देना चाहिए कि इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाएं। तो उसी के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी टाइम्स द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है जिसमें लिखा है कि वाई WHO हैज़ कॉल्ड द लेटेस्ट एम पॉक्स आउटब्रेक एंड इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज ने और न्यूज़पेपर्स ने इसके बारे में कवर किया है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पोस्ट का है, NDTV का न्यूज़ है, इकोनॉमिक टाइम्स का है और टाइम्स ऑफ इंडिया का है। तो इन सब जगह पर मंकी पॉक्स को कवर किया गया है। इट मीन्स कि ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इसके बारे में हम सभी जानेंगे आज कि कैसे होता है ये, इस डिजीज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं, वायरस की क्या प्रॉपर्टी होती है, वायरस के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, कैसे ये बॉडी में स्प्रेड होता है और इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग रिकवर होके या फेस करके आए हैं कोविड-19 को। तो ये कैसे कोविड-19 से डिफरेंट है या कुछ उसमें सिमिलरिटी पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है और मंकी पॉक्स वायरस से होती है। इसको एम पॉक्स भी बोलते हैं। तो मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ उसको बोलते हैं जो किसी न किसी एनिमल के थ्रू ह्यूमंस में आती है। तो ऐसे डिजीज़ को जूनोटिक डिजीज़ बोला जाता है। ये जो वायरस है मंकी पॉक्स वायरस, ये एक आर्थ्रोपॉक्स वायरस की फैमिली है, उस फैमिली से बिलोंग करता है। इट मीन्स कि जो पॉक्स वायरस की फैमिली है और इसकी फैमिली दोनों सेम है। पॉक्स वायरस के बारे में आप सभी जानते होंगे कि स्मॉल पॉक्स डिजीज को काज करता था। तो उसी फैमिली से ये वायरस भी बिलोंग करता है। तो अब हम जानते हैं कि इसका होस्ट क्या होता है। होस्ट का मीन्स होता है कि ये वायरस प्राइमरली कहाँ पर पाया गया था या मोस्ट लाइकली किसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन काज करता है। तो इसका प्राइमरी होस्ट जो है वो रोडेंट्स होते हैं। रोडेंट्स का मीन्स जैसे चूहे वगैरह घर में आप लोगों ने देखे होंगे, तो चूहे इसके प्राइमरी होस्ट में आते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि इस वायरस की डिस्कवरी कब और कैसे हुई। तो ये इस वायरस की डिस्कवरी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है प्रिबिन वॉन मैग्नेसिम। इन्होंने 1958 में सबसे पहले इस वायरस के बारे में डिस्कवरी करी थी डेनमार्क में। ये वायरस जो लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए मंकी रखे गए थे, मींस जो बंदर होते हैं उनको लेबोरेटरी टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। अभी रिसेंटली देखा गया है कि जो सेंट्रल अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर इस वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीवियरिटी भी हो रही है और मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी हाई है। तो ये वायरस सबसे पहले डिस्कवर कब हुआ था? 1958 में। लेकिन 1970 में इसका फर्स्ट ह्यूमन में केस रिपोर्ट किया गया था। तो यहीं पर यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि 1970 फर्स्ट रिपोर्टेड ह्यूमन केस जो है वो किस कंट्री में? कांगो में, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो एक कंट्री है, वहाँ पर इसका केस सबसे पहले 1970 में रिपोर्ट किया गया था। अब बात करते हैं कि ये वायरस क्या एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो जैसे कोविड-19 के केस में देखा होगा कि कोविड में पहले कोविड-19 का एक वेरिएंट्स आया, फिर डिफरेंट वेरिएंट्स, ओमिक्रॉन या इस तरीके की चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो उसी तरीके से इस वायरस के केस में भी ऐसा कुछ है सिमिलरिटी कि ये वायरस इसके इसके जो ग्रुपिंग है या डिवीजन है वो दो फॉर्म में किया गया है, क्लेड 1 और क्लेड 2।
क्लेड का मीन्स होता है कि जो वायरस इनिशियल दिखा वो कैसे दूसरे वेरिएंट्स जो आ रहे हैं, वेरिएंट्स कैसे बनते हैं, जब एक वायरस लगातार किसी भी होस्ट में जब डिवीजन करता है, मीन्स वो रिप्लिकेट करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ म्यूटेशंस हो जाते हैं। तो वो जो म्यूटेशंस हुए हैं वो कितना डिफरेंट है और कितना सिमिलर है, तो उसी के बेस पर ये इस वायरस को क्लेड्स में डिवाइड किया गया। तो इसके बेसिकली दो क्लेड्स हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2। तो सबसे पहले इसका जो आउटब्रेक्स आया 2022 में, काफ़ी केसेस इसके देखे गए, तो वो क्लेड 2 कैटेगरी में आता था वो वायरस। उसके पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो लगभग 1 लाख के आसपास केसेस उसके वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट किए गए। अभी जो चल रहा है वो क्लेड 1 है, और क्लेड 1 ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, मीन्स ये ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो क्लेड 1 चल रहा है, और क्लेड 1 में भी डिवीजन किए गए हैं, क्लेड 1A और क्लेड 1B। और अभी प्रेजेंट टाइम में क्लेड 1B का जो ट्रांसमिशन है वो बहुत तेजी से चल रहा है अफ्रीकन कंट्री में। तो अब जो ये क्लेड्स 1 है, इसका जो पहला केस रिपोर्ट हुआ था वो जनवरी 2023 में किया गया था ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में। और अभी ये इस कंट्री के आसपास की जो 12 कंट्री हैं उन कंट्री में भी इस वायरस का स्प्रेड या ये वायरस स्प्रेड हो गया है। ये एक इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक टिश्यू है, उस टिश्यू के अंदर, टिश्यू क्या होता है कि सेल्स का एक क्लम्प होता है, बहुत सारी सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। तो उसके अंदर ये एक डाई से स्टेन किया गया है, तो इसमें वायरस हमें सेल्स के अंदर दिख रहा है, जो गोल गोल राउंड में जो रेड कलर से दिख रहा है, ये वायरल पार्टिकल विद इन अ सेल एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि मंकी पॉक्स का जो वायरस है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो इसका स्ट्रक्चर एक ब्रिक शेप या फिर ओवल शेप होता है। ब्रिक शेप मतलब जो घरों में बनाने के लिए, घर बनाने के लिए ईंट यूज किया जाता है, ईंटे का यूज किया जाता है, तो उस तरीके का इसका कुछ शेप होता है। इसकी साइज की बात करेंगे तो ये 200 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर के आसपास है। एक्चुअली जो पॉक्स वायरसेस होते हैं ये लार्ज वायरसेस में आते हैं, जितने भी वायरसेस होते हैं तो उनका एक रेंज होता है। तो बहुत छोटे छोटे वायरसेस भी होते हैं, लेकिन ये वायरस काफ़ी लार्ज कैटेगरी के वायरसेस में आता है, मीन्स इसका जो मॉर्फोलॉजी है वो काफ़ी बड़ी दिखती है बाकी वायरसेस के कंपेयर में। और कुछ वायरसेस होते हैं, जब वायरस की हम आगे क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे कि वायरसेस इन्वेलप्ड भी हो सकते हैं और नॉन इन्वेलप्ड भी हो सकते हैं। मीन्स वायरस के ऊपर एक कोई कोटिंग पाई जा सकती है या फिर उसमें कोटिंग नहीं पाई जा सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक लिपिड की एक लेयर पाई जाती है न्यूक्लियोकैप्सिड के ऊपर। क्या होता है कि वायरसेस में कंप्लीट स्ट्रक्चर तो पाया नहीं जाता, लाइक जिससे दूसरे कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, एनिमल सेल हो गई, तो उससे वायरसेस टोटली डिफरेंट होते हैं। इसके बारे में आगे क्लास लेंगे तो हम बताएंगे। तो यहाँ पर जो लिपिड पाया जाता है इन्वेलप में, वो एक लिपिड डिराइव किया जाता है होस्ट से। मीन्स जब वायरस इन्फेक्ट करता है किसी भी पर्सन को, तो जो लिपिड कंटेंट है या लिपिड की जो मेम्ब्रेन उस वायरस में पाई जा रही है वो हमेशा वो होस्ट से डिराइव करता है। और इस इन्वेलप में वायरस की प्रोटीन्स होती हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वायरस किसी भी होस्ट से जाके बाइंड कर सके। मीन्स ये है कि कभी भी जब इन्फेक्शन स्टेब्लिश करना होता है किसी भी पैथोजन को, तो सबसे पहले वो हमारी बॉडी में आके बैठता है, सबसे पहले बैठ के फिर वो अपनी जगह बनाएगा और उसके बॉडी के अंदर इंटर करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इन्वेलप में इसकी वायरस की प्रोटीन्स हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वायरस के बाइंडिंग में, कहाँ पे, होस्ट से, और फिर उसको अंदर इन्फेक्ट कराने में रोल प्ले करती हैं। इस वायरस का अगर जीनोम की बात करें तो जीनोम भी इसका काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कोविड के केस में अगर आप देखेंगे तो लगभग 30 किलो बेस पेयर के आसपास उसका डीएनए था, लेकिन सॉरी उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। और इस जो मंकी पॉक्स वायरस है इसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और उसका साइज 200 केबी के अराउंड है, और ये 190 प्रोटीन्स के आसपास ये इनकोड करता है। इस वायरस में लैटरल बॉडीज भी पाई जाती हैं। ये लैटरल बॉडीज बाकी वायरसेस में नहीं मिलती हैं। इस वायरस में होने का एडवांटेज ये रहता है कि ये वायरस उनमें एंजाइम्स स्टोर करता है। वो एंजाइम्स क्या करते हैं कि जैसे ही इनिशियल स्टेज में इन्फेक्शन होता है तो उसके पास एंजाइम अपने खुद के होने की वजह से वो तुरंत बॉडी में जाके अपने आप को डिवाइड करने लगता है। तो वो जो डिवीजन के लिए
एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है वो इन्हीं लेटरल बॉडीज में वो एंजाइम्स पाए जाते हैं। और इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है, फिर उसके बाद इनर मेम्ब्रेन्स होती है, फिर इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए पाया जाता है जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है। इसके यहाँ पर जो न्यूक्लियोकैप्सिड है, इसको इस पूरे रीजन को न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं। ये इसका जो शेप होता है वो डम्बल शेप होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं लिखा होगा कि इसका शेप जो है डम्बल शेप होता है। और ये जो यहाँ पे ब्लू कलर से दिख रहे हैं ये लेटरल बॉडीज हैं, इन्हीं में इस वायरस के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके रेप्लिकेशन में रोल प्ले करते हैं। और इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से देखिए आप देख सकते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर इसका दिख रहा है। तो इस वायरस की कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से ये होस्ट में जब इन्फेक्शन स्टेब्लिश करता है तो ये होस्ट का जो इम्यून सिस्टम होता है उससे अपने आप को बचा ले जाता है और इजिली रिप्लिकेट कर जाता है होस्ट की बॉडी में। तो इस तरीके का कुछ फीचर्स पाया जाता है इस वायरस में। अब हम बात करते हैं कि व्हाई हैज WHO डिक्लेयर्ड इट्स ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि WHO की वेबसाइट्स में WHO डायरेक्टर जनरल डिक्लेयर एमपॉक्स आउटब्रेक ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न। मीन्स इसका ये है कि WHO ने क्यों इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की। तो इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब आपसे कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जा सकता है कि WHO ने किस दिन डिक्लेयर किया इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनली। तो ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि डेट लिखी हुई है 14 अगस्त को, जो कि 2024 में ही इन्होंने इसको घोषित किया था एज ए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। क्यों किया था? क्योंकि इसमें सडन यहाँ पर बहुत तेजी से इसके जो केसेस हैं वो इंक्रीज हुए अफ्रीकन कंट्रीज में। जैसे ही इन्होंने डिक्लेयर किया उसके बाद इन्होंने कुछ फंड भी रिलीज किया जिससे कि उस मंकी पॉक्स के जो इन्फेक्शन हैं उनसे रिकवर किया जा सके। तो इन्होंने जो फंड रिलीज किया है वो 1.45 मिलियन डॉलर्स के अराउंड इन्होंने रिलीज किए हैं। अगर उसको आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 12 करोड़ के आसपास इन्होंने रुपए दिया है अफ्रीकन कंट्रीज को, जिससे कि वो अपने आप को इस वायरस से प्रोटेक्ट कर सके या बचा सके। तो WHO के अकॉर्डिंग लगभग 14,000 केसेस अफ्रीकन कंट्रीज में रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 524 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो इस तरीके का कुछ इसका सिनेरियो हो। WHO ने अभी तक इस वायरस को पैंडेमिक घोषित नहीं किया है। जैसा कि कोविड-19 के केस में आपने देखा होगा कि वो वायरस पैंडेमिक था। पैंडेमिक का मीन्स होता है कि वो कोई भी पैथोजेंस जो वर्ल्ड वाइड इन्फेक्शन एस्टेब्लिश कर दे। मीन्स एक बहुत ही लार्ज एरिया में अगर इन्फेक्शन होता है किसी भी पैथोजेंस को तो उसको पैंडेमिक बोलते हैं। जबकि ये वायरस अभी एंडेमिक है। एंडेमिक का मीन्स होता है कि किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स में वो इन्फेक्शन को काज कर रहा है पर्सन टू पर्सन। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये सबसे ज़्यादा केसेस इसके रिपोर्ट किए गए थे सबसे पहले। और उसके आसपास की जो कंट्रीज हैं ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अपना प्यारा भारत, और यहाँ से इससे इधर चलेंगे तो ये यहाँ पे कॉन्गो जो कंट्री है वो दिख रही है। तो कॉन्गो में केसेस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुए। उसके बाद जो उसके आसपास की जो इस अफ्रीकन कंट्रीज हैं लाइक केन्या और युगांडा, वहाँ पे भी इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा पाए गए हैं। अब एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि जो क्लेड 1B है इसके केसेस अदर देन अफ्रीकन कंट्रीज में कहाँ पे पाए गए हैं। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में है कि जो स्वीडन है, फिलीपींस है और पाकिस्तान जो कि अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ पे भी इस वेरिएंट्स के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो ऐसा है। अच्छा, अभी हम इंडियन सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि इंडिया में इसकी क्या कंडीशन है, क्या इंडिया में कोई केस रिपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे एक रिपोर्ट लाए हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि टिल 22 अगस्त मीन्स 22 अगस्त तक की हम रिपोर्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लगभग 30 केसेस इंडिया में रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से 15 केसेस आपको केरला से मिले हुए हैं और 15 ही केसेस दिल्ली से मिले हुए हैं। इन पेशेंट्स की अगर एज ग्रुप की बात किया जाए तो लगभग 22 से 48 साल के एज के पर्सन्स हैं जो इस वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं। इसमें 18 मेल है, मीन्स 18 पुरुष पाए गए हैं और 12 यहाँ पर इससे इन्फेक्ट हुई महिलाएं पाई गई हैं।
ये जो 30 केसेस यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं उसमें से 18 तो अपने इंडियन सिटीजन हैं और 12 जो केसेस हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज से आए हुए, मीन्स अफ्रीका के सिटीजन हैं, उनमें ऐसा केसेस रिपोर्ट किया गया है। और जो 30 केसेस हैं उनमें से 12 ने अभी रिसेंट में कहीं ना कहीं ट्रेवल किया है, मीन्स किसी अफ्रीकन कंट्री से या किसी दूसरी कंट्री से ट्रेवल करके वो इंडिया आए थे। तो ऐसा इंसिडेंसेस पाया गया है। जो 30 केसेस मिले हैं उसमें से एक पर्सन की डेथ भी हो चुकी है केरला में। तो ऐसा कुछ सिनेरियो इंडिया में है, मतलब अभी आप न्यूज में देखेंगे तो कहीं भी इस तरीके का चीजें मेंशन नहीं है कि इंडिया में कोई भी केस रिपोर्ट हुआ है, जबकि इंडिया में ऑलरेडी 30 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो अफ्रीका का जो अभी 1B जो वेरिएंट्स है उसके केसेस अभी इंडिया में रिपोर्ट नहीं हुए हैं अभी, इसी वजह से न्यूज में अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं हुआ है इंडिया को लेकर, जबकि अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान में वो वेरिएंट्स आ चुका है। तो आसपास की कंट्री में ये बहुत तेजी से फैलता है, तो हम लोगों को सबको सजग रहना होगा, इसके बारे में जानकारी लेनी होगी, समझना होगा कि कैसे फैलता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे इससे बचाव हो सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि ये वायरस किसी भी पर्सन में इन्फेक्शन को इस्टेब्लिश कैसे करता है, मीन्स ये वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जाता है, या ये सिर्फ ह्यूमन में ही इन्फेक्शन काज करता है या दूसरे किसी एनिमल्स में भी इन्फेक्शन काज कर सकता है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो इस वायरस के केस में ये है कि ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, मीन्स ये जब किसी एक पर्सन को अगर इन्फेक्शन है उस पर्सन से अगर आपकी स्किन कहीं टच हो जाता है तो ये वायरस इजिली ट्रांसमिट हो सकता है, मीन्स उस पर्सन में जा सकता है। दूसरा, ये वायरस रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स भी बनाता है, तो उस पर्सन जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसके सलाइवा मीन्स लार में भी ये वायरस प्रेजेंट होता है, तो वहाँ से भी ये दूसरे पर्सन में पहुंच सकता है। इसके साथ साथ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के जो सिक्रीशंस होते हैं लाइक स्नॉट एंड म्यूकस, स्नॉट मीन्स होता है कि जो जैसे जुकाम वगैरह होता है तो बहुत पतला सिक्रीशंस होता है, मीन्स जो लोगों के नाक निकलती है वो उसका एक बहुत पतला वर्जन निकलता है, तो उसको स्नॉट बोलते हैं। तो वो सिक्रीशंस भी अगर किसी भी पर्सन को टच हो जाता है तो उसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। साथ ही साथ ये वायरस लेजिन्स को काज करता है। लेजिन्स का मीन्स आपकी बॉडी में स्किन के ऊपर कुछ वेसिकल्स टाइप के दिखते हैं और वो धीरे धीरे आगे फट के पूरा घाव टाइप का बना देते हैं, तो उसी को बोलते हैं लेजिन्स। तो जनरली क्या होता है कि ये डिजीज स्टार्टिंग फेज से होती, मीन्स सबसे पहला जो सिम्टम्स है इसका वो फेज पे आता है। और दूसरा ये भी देखा गया है कि अगर बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, मीन्स अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन है और उससे आप बहुत क्लोज जाके अगर बात करते हैं तो भी ये वायरस फैल सकता है किसी दूसरे पर्सन में। और क्या रीजन्स हैं जिससे फैल सकता है, तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो अगर किसी भी चीज़ को छू लिया तो उस चीज़ में भी वायरस फैलने के चांसेस होते हैं। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है कि आप उसके बिस्तर को मत यूज़ करिए, वो उसने जहाँ पे हाथ लगा दिया है उन सब चीज़ों को आप मत छूइए, ठीक है, तो जिससे ये वायरस फैल सकता है। मीन्स उसका टॉवल वगैरह आप मत यूज़ करिए, जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि उसके जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके बेड में मत सोइए, उसके कपड़े मत पहनिए, उसका टॉवल मत यूज़ करिए, ठीक है। तो ये सब रीजन्स और उसके आई, नोज और माउथ, यहाँ से जो भी सिक्रीशंस हो रहे हैं उनके थ्रू भी ये वायरस इजिली ट्रांसमिट हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि ये वायरस क्या किसी जो गर्भवती महिला होती है, प्रेग्नेंट वोमेन्स होती है, तो क्या उससे बच्चे में ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है? तो इसका आंसर है जी हाँ, ये वायरस कोई प्रेग्नेंट वोमेन है उससे बच्चे में भी जा सकता है। तो ये सब कैसे वायरस ट्रांसमिट होता है इसके बारे में बात की गई। तो ये जितना भी पार्ट मैंने डिस्कस किया ये है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, मीन्स ये वायरस एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में जा सकता है। इसके साथ साथ ये एनिमल्स से भी एनिमल से एनिमल में ट्रांसमिट हो सकता है और एनिमल से ह्यूमन में भी आ सकता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि ये एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मीन्स होता है कि एक कोई ऐसा वायरस जो एनिमल्स में भी सर्वाइव कर सके और ह्यूमंस में भी आके इन्फेक्शन को एस्टेब्लिश कर सके। तो इसके केस में भी ये देखा गया कि ये बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स में एग्जिस्ट करता है, मीन्स पाया जाता है, और वहाँ से फिर ये ह्यूमंस में भी आ सकता है। तो उस दिया हुआ है कि किस तरीके से आ सकता है कि अगर वो जो इन्फेक्टेड एनिमल्स है अगर वो काट ले आपको तब भी आ सकता है, अगर आप
उसका शिकार करने गए हैं तब भी वहां से अगर आमना सामना हुआ और कुछ इधर उधर हुआ तो भी ये वायरस आप में आ सकता है। और इसको अगर पता लगा कि आप मीट खाने वाले लोग हैं तो अब कुछ एनिमल्स हैं जिनमें ये रिपोर्टेड है, अगर उन उसके मीट में अगर ये वायरस प्रेजेंट होगा तो जो बनाने वाला पर्सन है उसमें भी ये फैल सकता है, ऐसा भी रिपोर्ट में दिया गया है। साथ ही साथ जिस एनिमल्स में इन्फेक्शन है और उसने अगर आपको खरोच मार दी कहीं पे तो भी ये वायरस आपकी बॉडी में इंटर कर सकता है। तो इस तरीके का रिपोर्ट दिया गया है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जैसा ये कुछ एक इमेज में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का आपको कपड़ा यूज़ नहीं करना है, उसका बेड यूज़ नहीं करना है, उसके टॉवल्स यूज़ नहीं करने हैं, वो जिसमें खाना खाता है वो खाने के बर्तन यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। उसका सलाइवा नहीं यूज़ करना है, सलाइवा मीन्स जो लार है वो भी इधर उधर मीन्स किस विस नहीं करना है, आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, मीन्स बहुत ज़्यादा इधर उधर हाथ वाथ नहीं मिलाना है, इसके बारे में बताया गया है। और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये मदर से चाइल्ड में भी मीन्स माँ से बच्चे में भी ट्रांसमिट हो सकता है ये वायरस। अब हम आगे बात करते हैं कि ये वायरस कौन कौन से होस्ट को इन्फेक्ट कर सकता है। मीन्स जैसा हमने बताया कि एनिमल्स में भी इन्फेक्शन काज करता है और ह्यूमन में भी करता है, तो हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें ये इन्फेक्शन को काज कर सकता है या उसमें एज ए रिजर्वायर एग्जिस्ट करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे टाइप के मंकीज के इमेज हमने लगाए हुए हैं, तो इन सारे मंकीज में ये इन्फेक्शन को इस्टेब्लिश कर सकता है। तो उन मंकी में जैसे कि एप है, गिब्बन है, चिंपैंजी है, मकाय है, गोरिल्ला है और बैबून है, इन सब में ये इन्फेक्शन काज करता है। इसके साथ साथ एक मंकीज का एक क्लासिफिकेशन है जिसमें ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी में इनको डिवाइड किया गया है। बेसिकली जो अफ्रीका और एशिया में जो मंकी पाए जाते हैं उनको ओल्ड वर्ल्ड मंकी में रखा गया है, और जो यूके या फिर अमेरिका वगैरह में जो मंकी पाए जाते हैं उनको न्यू वर्ल्ड मंकी में रखा गया है। इनका जो शेप होता है मीन्स इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है और इनके बिहेवियर में चेंजेस की वजह से इस तरीके का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ये वायरस मंकी में इन्फेक्शन को काज करता है, इसके साथ साथ रोडेंट्स में भी इन्फेक्शन काज करता है। तो रोडेंट्स में अगर बात करें तो रैट है, माइस है, स्क्वायरल है और यहाँ पर पेरीडॉक्स हैं, तो इनमें भी ये इन्फेक्शन को काज कर सकता है या एज ए रिजर्वायर उसमें एग्जिस्ट कर सकता है। अब आगे ये कुछ अदर मैमल्स, जैसा कि पता है कि ये सब मैमल्स में ही आते हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स भी मैमल्स का ही पार्ट हैं, मैमल्स में ही आते हैं, तो ये अदर मैमल्स में भी ये इन्फेक्शन काज करता है। लाइक अंट ईटर जो कि चींटीखोर के नाम से हिंदी में जाना जाता है, उसमें इन्फेक्शन को काज कर सकता है। हेड हॉग एक एनिमल्स होता है, ये पर्कुपाइन से डिफरेंट है। मीन्स जैसा आपको पता होगा कि एक एनिमल्स होता है, स्याही बोलते हैं उसको हिंदी में, तो उसमें ऐसे बॉडी के सरफेस में उसके कांटे कांटे होते हैं, आप जैसे उसके पास जाएंगे तो कांटों को खड़ा कर देता है जिससे कि उसको आप पकड़ ना पाएं। तो उसी तरीके का दूसरा एनिमल्स है ये, हेडहॉग बोलते हैं इसको, इसमें भी ये वायरस एग्जिस्ट करता है। इसके साथ साथ स्ट्रू में भी ये इन्फेक्शन को काज करता है। स्ट्रू मीन्स अपने यहाँ लोकल भाषा में छछूंदर बोलते हैं, तो उस छछूंदर में भी ये वायरस एग्जिस्ट कर सकता है। तो इन सबसे दूर रहें आप, तभी बच सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि ये वायरस कौन कौन से सिम्टम्स जनरेट कर सकता है। मीन्स अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है इस वायरस का, तो आप में क्या क्या इसके सिम्टम्स आ सकते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि हॉलमार्क ऑफ डिजीज क्या दिया गया है कि इसमें रैश डेवलप होते हैं और वो रैश धीरे धीरे आगे चल के स्मॉल बम्स बनाते हैं। इसका मीन्स ये है कि जब भी इसका इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन होने के बाद अभी आगे बात करेंगे कि इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे कि लगभग 3 to 17 डेज के अराउंड होता है। तो वो क्या होता है कि वायरस आपकी बॉडी में गया और जाने के बाद में आपकी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उनको डैमेज करेगा और फिर उसके बाद सिम्टम्स को डेवलप करेगा। तो ये जो वायरस की एंट्री और सिम्टम्स के आने के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। आगे हम इसका जिक्र करेंगे। तो ये वायरस क्या होता है कि हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज करने की वजह से यहाँ पर रैसेस का फॉर्मेशन होता है। रैसेस का मीन्स है कि अपने बॉडी में कुछ मार्क्स जनरेट करता है, साथ ही साथ वो जो मार्क्स बन रहे हैं वो धीरे धीरे एक ऐसा थोड़ा फुंसी टाइप का एक स्ट्रक्चर बना लेता है। आगे चल के फिर उन्हीं जो छोटे छोटे दाने टाइप के निकले होते हैं उनमें पस भी भर जाता है। तो ऐसा इसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं जनरेट करता है,
लेकिन जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, लाइक अगर कोई गर्भवती महिला है, या फिर किसी को कोई कैंसर का पेशेंट है, उसमें अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई HIV का पेशेंट है, या किसी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ऐसे जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स में इसके इसके जो सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं और वो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो बॉडी में कहाँ कहाँ पर ये इसके सिम्टम्स जनरेट होते हैं। तो इसका स्टार्टिंग जो है वो नियर अबाउट फेस से होता है, और उसके साथ साथ आपके पैरों में, चेस्ट में, फेस पे, माउथ पे और जेनिटल एरिया में इसके सिम्टम्स दिख सकते हैं आपको। नॉर्मली क्या होता है कि इसमें 5 से 25 लेजिन्स मीन्स जो छोटे छोटे दाने और उस दानों से जो घाव बन जाता है वो नियर अबाउट 5 से 25 इनका नंबर हो सकता है नॉर्मली। लेकिन कई सारे पेशेंट्स में देखा गया है कि ये नंबर्स हंड्रेड्स में भी हो सकता है, मीन्स कई हंड्रेड्स इसका नंबर बढ़ सकता है, मीन्स 100 से ज़्यादा वो वेसिकल्स फॉर्म हो सकते हैं आपकी बॉडी में। और इसमें क्या हो सकता है कि इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स पाया जाता है, मीन्स आपको फीवर आएगा, ठंडी लगेगी, आपका जो सर है वो दर्द करेगा, मसल्स पेन करेंगी, आपका जो बैक पेन है मीन्स जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे दर्द होगा, और आपको काफ़ी लो एनर्जी महसूस होगी, मीन्स थके थके से महसूस करेंगे आप। साथ ही साथ लिम्फ नोड जो कान के नीचे का रीजन होता है, यहाँ पर आपको स्वेलिंग मिलेगी। इस तरीके के इसके वायरस के सिम्टम्स होते हैं, और जब सीवियर केसेस में इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं तो उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर ओवरऑल इसके डेथ रेट की बात करें तो नियर अबाउट 5 to 10% के अराउंड इसकी डेथ रेट है। तो अब वो जो डेथ रेट है वो डिपेंड करती है कि वायरस का कौन सा स्ट्रेन है, मीन्स कौन सा वेरिएंट्स है, कौन से किस जियोग्राफिकल रीजन में पाया जा रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ वो पेशेंट का बॉडी में किस तरीके का रिस्पॉन्स है, मीन्स जैसे नॉर्मल कोई पर्सन है तो उसमें उतना ज़्यादा सीवियर नहीं होगा, लेकिन अगर कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज पर्सन है तो उसके केस में ये वायरस काफ़ी घातक हो सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इमेज जिसमें हमने जो रेसेस की बात कर रहा हूँ, तो ये छोटे छोटे वेसिकल्स इस वायरस की वजह से ही बॉडी में जनरेट हुए हैं। ये इन्हीं में धीरे धीरे आगे चल के पस बन जाता है और ये फिर फूट जाता है, फूटने के बाद काफ़ी दर्द भी होता है, इचिंग भी होती है इसमें। तो ऐसा केसेस है ये, और कुछ हमने सिम्टम्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर इसमें सिम्टम्स जनरेट होते हैं। तो बाकी अदर कोई डिजीज होती है तो आपके पाम में, मीन्स जो आपके हथेली है और जो पैर के तलवे हैं वहाँ पर कोई भी सिम्टम्स जनरेट नहीं होता है यूजुअली देखा गया है। लेकिन इस वायरस के केस में देखा गया कि आपके हथेली में, आपके चेस्ट में, आपके फेस में, आपके जेनिटल एरियाज में और आपके लेग्स में हर जगह पर इसके इन्फेक्शंस मिल सकते हैं। तो ऐसा है इसके केस में, और काफ़ी डेंजरस इसीलिए माना जा रहा है इसको। और ये एक सर्वे है जिसमें देखा गया है कि 95% जो पेशेंट्स हैं उनमें फेस पर कोई ना कोई सिम्टम्स मिल रहा है, मीन्स जो वेसिकल्स हैं या रेसेस हैं वो आपको फेस में 95% पेशेंट्स में मिल रहा है। उसके साथ साथ जो हथेली है वहाँ पर भी लगभग 75% जो पेशेंट हैं उनमें वो केसेस देखे जा रहे हैं। केवल 30% पेशेंट्स मिले हैं जिसमें कि जेनिटल एरिया में कोई ना कोई सिम्टम्स आया हुआ है। साथ ही साथ सोल्स मीन्स जो आपके तलवे हैं वहाँ पर भी ऐसा डिटरमाइन किया गया है कि जो 75% पेशेंट हैं उनमें तलवे में भी जो इसके सिम्टम्स हैं वो दिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ सिम्टम्स इमेज में हाईलाइट किए गए हैं, जैसे कि आपको फीवर आएगा, आपका बहुत तेज़ी से सर दर्द होगा, आपकी बॉडी में बहुत पेन होगा, आपके रीढ़ की हड्डी जो पीछे है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आप थके से महसूस करेंगे, और आपका जो लिम्फ नोड है मीन्स जो कान के आसपास का एरिया है या फिर और भी बॉडी के जितने भी लिम्फेटिक सिस्टम है वहाँ पर भी स्वेलिंग आ सकती है, और स्किन पर कई सारे रैसेस या फिर लेजेंस दिख सकते हैं, मीन्स घाव दिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पर्सन के उंगली में कुछ लेजेंस देखा जा सकता है इजली। और इसके केस में ये देखा गया है कि जो नॉर्मल पर्सन है कोई भी, तो उसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले पार्ट में, कि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस नहीं होती है। लेकिन जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है उनमें हम कई बार बता चुके हैं कि इसका इन्फेक्शन काफ़ी घातक हो जाता है। तो उन पेशेंट्स में इस वायरस की वजह से कम, वहाँ पर कुछ दूसरे इन्फेक्शंस भी होते हैं, उनकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं।
तो उनको बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शंस। और सेकेंडरी इन्फेक्शंस मेनली इस केस में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाता है। तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस फिर आगे चल के निमोनिया या फिर हार्ट का इन्फ्लामेशन काज करता है और स्वेलिंग कर देता है ब्रेन में, जिससे कि निमोनिया होने की वजह से आपको बहुत खांसी वगैरह आएगी और लंग्स आपके जाम हो जाएंगे, तो सही तरीके से लंग्स फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी। साथ ही साथ ये हार्ट में इन्फ्लामेशन काज करता है, मीन्स हार्ट जो अपना हृदय है वहाँ पर भी ये इफेक्ट करेगा, तो हार्ट फेलियर वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आपका ब्रेन सही से काम नहीं करेगा क्योंकि ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है इसकी वजह से। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया, जैसे देखो कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस पायोजेंस, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, इसर्चिया कोलाई एंड एंटेरोकोकस स्पीसीज, ये कुछ कॉमन बैक्टीरियल पैथोजेंस हैं जो सेकेंडरी इन्फेक्शन काज करते हैं, स्पेशली मंकी पॉक्स के केसेस में। और इन इन्फेक्शन की वजह से ही पेशेंट की डेथ होती है। वायरस इटसेल्फ होस्ट को किल नहीं करता है, इन इन्फेक्शन की वजह से उस पर्सन की डेथ होती है, ऐसा रिपोर्ट किया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये वायरस अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन इस्टेब्लिश किया है, तो अगर नॉर्मल जो पर्सन है जिसका इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, तो उसकी बॉडी में कितने दिन तक ये परसिस्ट कर सकता है। तो एक सीडीसी की रिपोर्ट है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसमें बताया गया है कि ये वायरस जो इसका वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 17 डेज का है। इंक्यूबेशन पीरियड मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि आपकी बॉडी में वायरस इंटर करता है और इंटर करने से और जो सिम्टम्स आपकी बॉडी में डेवलप होते हैं उनके बीच का जो टाइम होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं वायरस के केस में। तो ये वायरस 3 से 17 दिन लेता है प्रॉपर सिम्टम्स लाने के लिए। तो वही यहाँ पर दिखाया गया कि प्रॉपर सिम्टम्स आने के लिए लगभग 21 दिन का समय लग जाता है और 28 दिन पे लगभग इसके सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि 7 से 10 दिन में ये वायरस, कुछ टेस्ट के थ्रू पता किया गया है कि ये वायरस बॉडी से क्लियर हो जाता है। लेकिन जैसा कि पहले भी डिस्कस किया हूँ कि HIV या फिर कोई इम्यून सिस्टम जिनका वीक है उनमें ये डिजीज बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे जैसे ये वायरस आपकी बॉडी में रहता है वैसे अलग अलग दिन पे इस वायरस के जो स्किन पर जो सिम्टम्स, मैंने लीजन्स की बात करी, रैशेस की बात करी, वो किस तरीके से चेंज होते हैं उनका एक पैटर्न यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे आप पेशेंट 1 से 2 दिन का है जिसमें इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें मैक्यूल्स टाइप का, मीन्स बहुत हल्का सा रफ आपकी स्किन पे दिखेगा कि कुछ लाल सा चकत्ता टाइप का पड़ गया है। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है कि उभरने लगता है, 1 से 2 दिन होते हैं, उसके बाद वो पैप्यूल्स के फॉर्म में आ जाता है, फिर वो वेसिकल्स बनाता है और वो वेसिकल्स में जब पस भर जाता है तो उसको बोलते हैं पिस्ट्यूल्स, और वो पिस्ट्यूल्स फिर आगे चल के फट जाते हैं, मीन्स उसमें रैप्चरिंग हो जाती है जिसको बोलते हैं क्रस्टिंग, और वो घाव जनरेट कर देता है, उसी को लीजन्स बोलते हैं। और फिर धीरे धीरे वो लगभग 14 से 28 दिन पर वो जो घाव हैं वो धीरे धीरे भर जाते हैं, या तो अगर बॉडी का अगर अपना इम्यून सिस्टम काम कर गया तो उसकी वजह से, नहीं तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिसिन देगा तो उसकी वजह से ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर प्रॉपर इम्यून सिस्टम वाला पर्सन है। लेकिन अगर कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज पर्सन है तो उसमें सीवियरिटी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये वायरस को लेबोरेटरी में कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन कौन से स्पेसिमेंस यूज किया जाएंगे। स्पेसिमेन का मीन्स होता है कि अगर अब क्योंकि आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल जाने के बाद में डॉक्टर्स कई सारे टेस्ट लिख देता है, तो टेस्ट लिखने का मीन्स है कि वो पता कर रहा है कि आपकी बॉडी में किस तरीके का इन्फेक्शन है, मीन्स किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, किसी फंगल का इन्फेक्शन है, या किसी वायरस का इन्फेक्शन है, या किसी पैरासाइट का इन्फेक्शन है। तो वो जब तक टेस्ट नहीं किया जाएगा तब तक पता नहीं चल पाता है। या फिर कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, मीन्स कोई आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया है या कोई जेनेटिक फैक्टर इफेक्ट हुआ है उसकी वजह से डिजीज हुई, तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं किसी भी डिजीज को होने के लिए। तो जब भी कोई भी, इसीलिए डॉक्टर साहब को टेस्ट कराता है, टेस्ट से पता चलता है कि एक्चुअल उस डिजीज का कॉज क्या है। तो उसी में इन सब चीज़ों का बहुत काम आता है कि स्पेसिमेन फॉर एमपॉक्स मीन्स जो मंकी पॉक्स है उसको डायग्नोज करना है, तो उसके लिए कौन कौन से स्पेसिमेंस का मीन्स है कि कौन कौन से सैंपल्स को यूज़ किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्किन में लेजिन्स फॉर्म होते हैं, मीन्स वहाँ पर घाव टाइप के जनरेट हो रहे हैं, तो उनमें क्या होता है कि उन वेसिकल्स को या फिर पेस्ट्यूल्स लिए जाते हैं और उनको पूरा का पूरा कलेक्ट कर लिया जाता है। और यहाँ पर आगे हमने यहाँ पर ऊपर वाले उसमें दिया हुआ है कि कौन कौन से स्पेसिमेंस मीन्स कौन कौन सा सैंपल्स लिया जाएगा, और नीचे दिया है कि उन सैंपल्स को किस तरीके से, ये बेसिकली मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछ लिया जाता है आपसे कि स्पेसिमेन कलेक्शंस
के लिए कौन कौन से स्पेसिमेंस हैं और उनको किस तरीके के उसमें वायल्स में रखते हैं, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो लेजेंड्स को हम वीटीएम में रख देते हैं। वीटीएम का मीन्स होता है कि वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया। जैसा कि कोविड के केस में भी आप लोगों ने अगर टेस्ट कराया होगा तो उसमें देखा होगा कि एक एक लंबा सा वो रहता था, पतली ट्यूब टाइप की रहती थी, और उसमें कुछ देखा होगा कि लाल तरीके का एक पदार्थ रहता था, एक रेड कलर का सोल्यूशन रहता था, तो उसी को बोलते हैं वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक जो रेड कलर उसमें दिखता है वो फिनॉल रेड की वजह से दिखता है। उसके साथ साथ उसमें बफर्स होते हैं, उसमें कुछ एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल रिजेंट्स भी ऐड किए जाते हैं, जैसे कि उसमें जेंटामाइसिन यूज किया जाता है जिससे कि बैक्टीरियल फर्दर कंटामिनेशन उसमें ना हो जाए, और उसमें एम्फोटेरिसिन बी का यूज किया जाता है एज एंटी फंगल मालिक्यूल्स। तो ये वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है। तो उसको यूज क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी से सैंपल को कलेक्ट किया गया, उस सैंपल को फिर कहीं ना कहीं रखा जाएगा जिससे जो वायरल पार्टिकल है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंटैक्ट रहे, वो इफेक्ट ना हो उससे, जिससे कि प्रॉपरली आपकी डिजीज को डायग्नोस किया जा सके। और दूसरा है कि ड्राइड स्कैप्स आर द क्रस्ट। जैसे हमने बताया था पिछले इमेज में कि वहां पर आपकी बॉडी में जब वेसिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, उसके बाद क्या होता है कि जब बाद की स्टेजेज आती हैं तो वहां पर एक पपड़ी टाइप की बन जाती है, उसी को क्रस्ट बोलते हैं। तो उस क्रस्ट को भी हम कलेक्ट कर सकते हैं फॉर सैम्पलिंग, मीन्स डायग्नोस करने के लिए उसका भी यूज किया जा सकता है, उसमें भी वायरस पार्टिकल प्रेजेंट हो सकता है। तो उसको किस तरीके की वायल में किया जाएगा, मीन्स किस तरीके की ट्यूब को यूज किया जाएगा, तो उसको ड्राई स्टेराइल ट्यूब में किया जाता है। मीन्स कुछ पहले से स्टेराइल ट्यूब्स होंगी। स्टेराइल ट्यूब का मीन्स पहले से कोई भी ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ऐसी ट्यूब का हम यूज करेंगे उस सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। साथ ही साथ आगे लेजेंस के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए बायोप्सी ऑफ लेजेंस, मीन्स जो घाव जनरेट हुआ है वहाँ का कुछ टिश्यू सैंपल्स भी आपके ले लिए जाएंगे और उनको डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स में रखा जा सकता है। जैसे कि स्टेराइल ड्राई कंटेनर को यूज किया जा सकता है। फॉर्मेलिन फिल्ड, फॉर्मेलिन एक केमिकल होता है जो कि फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर का सोल्यूशन होता है 40%, उसको बोलते हैं, तो उसका भी यूज किया जा सकता है उस सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। साथ ही साथ इन वीटियम का मीन्स कि वायरस ट्रांसपोर्ट मीडिया में भी सैंपल को कलेक्ट किया जा सकता है। अब आगे आते हैं कि एक तो सैंपल ये हो गया लेजेंस, दूसरा सैंपल होता है ओपीएस बोलते हैं और एनपीएस बोलते हैं। ओपीएस और एनपीएस है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है ओरोफेरेंजियल स्वैब्स और नजोफेरेंजियल स्वैब्स। तो इन दोनों, ओरोफेरेंजियल का मीन्स है कि आपके ओरल में, जैसे कोविड के केस में भी आपने देखा होगा कि जब जो टेस्ट करने वाला जो पर्सन होता था, आपके सैंपल जब कलेक्ट करता था तो वो आपके माउथ में एक पतली सीट टाइप की डालता था और वहां से सैंपल को कलेक्ट करता था। साथ ही साथ नाक में भी आपके एक रॉड टाइप का पतली सी स्टिक, हाँ स्टिक बोलेंगे, तो स्टिक को बॉडी में उस नजल सैक्स में डाल के उसको सैंपल को कलेक्ट करता था वो, तो उसी को बोलते हैं ओरोफेरेंजियल स्वैब्स और नजोफेरेंजियल स्वैब्स। और जो स्वैब्स लिया गया, स्वैब्स का मतलब होता है जैसे कान को खुजाने के लिए एक फुरेरी आती है, उसी को जब सैंपलिंग करते हैं तो उसमें स्वैब्स बोला जाता है। तो उसके सैंपल को कलेक्ट करके वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया में डाल दिया जाता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है जो डायग्नोस करने वाली लेबोरेटरी है वहां तक। अगला सैंपल हम ले सकते हैं ब्लड। तो ब्लड मीन्स आपके बॉडी से खून को लिया जा सकता है। अब उस ब्लड को कहाँ पे रखना होगा, तो ये मेडिकल के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि उस जो ब्लड कलेक्ट किया जाएगा उसको प्लेन वायल में रख सकते हैं या फिर ईडीटीए की वायल्स में रख सकते हैं। अब प्लेन वायल में रखने का क्या एडवांटेज होगा और ईडीटीए के वायल्स में रखने का क्या एडवांटेज होगा, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। प्लेन वायल में रखने का मीन्स है कि यहाँ पर कोई भी जो एंटीकोगुलेंट रीजेंट्स हैं, मीन्स जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाएं, इस तरीके का कोई भी एजेंट नहीं। जैसे कि आपको पता होगा कि ईडीटीए जो है वो एक एंटीकोगुलेंट एजेंट होता है, मीन्स ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। ईडीटीए एक किलेटिंग एजेंट होता है और ब्लड में कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम का रोल ब्लड के क्लॉटिंग में होता है। तो ये ईडीटीए जाके कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेता है और ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। तो जो पहली ट्यूब जो लिखी हुई है इन प्लेन वायल्स, मीन्स प्लेन वायल में कोई भी एंटीकोगुलेंट एजेंट नहीं होगा, तो उसमें भी सैंपल ले सकते हैं। तो अब अलग अलग सैंपल से अलग अलग टेस्ट को लगाया जाता है। तो जब भी हमें सीरम की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो सीरम और प्लाज्मा दो मेजर टाइप के सैंपल्स होते हैं जो ब्लड से निकाले जाते हैं और उनसे फिर फर्दर टेस्ट लगाया जाता है। तो प्लेन वायल्स का हम यूज करते हैं सीरम को निकालने के लिए। उसके साथ साथ अगर आपको अगर पूरे होल ब्लड को, उसकी सेल्स को काउंट करना है, तो उसको बोलते हैं सीबीसी,
मीन्स पूरे जो सेल्स हैं, सेल का ब्लड काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि WBC को काउंट करते हैं, रेड ब्लड सेल्स को काउंट करते हैं, ल्यूकोसाइट्स को WBC बोलते हैं, और RBC को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। तो उन सेल्स को भी काउंट करने के साथ ही साथ प्लेटलेट्स को अगर काउंट करना है तो वो EDTA वाला सैंपल्स को यूज़ किया जाएगा। साथ ही साथ प्लाज्मा अगर आपको चाहिए तब भी आप EDTA वाले सैंपल्स को ही यूज़ करेंगे। अगला सैंपल्स आपका हो सकता है यूरिन सैंपल्स। यूरिन सैंपल्स को आप कहाँ स्टोर करेंगे या कलेक्ट करेंगे, तो वो एक यूनिवर्सल कंटेनर्स होता है जो कि स्क्रू कैप्ड एक कंटेनर्स पाया जाता है, मीन्स स्टेराइल कंटेनर होता है, उसी में आपका यूरिन सैंपल कलेक्ट होता है और फिर उसको लैब में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर आपकी टेस्टिंग होगी, उससे पता चलेगा कि आपकी आप में कौन सी डिजीज है या किस पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ है, उसकी जानकारी हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लेबोरेटरी टेस्ट हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं मंकी पॉक्स को डायग्नोस करने के लिए। तो जैसा कि आप कोविड के केस में भी आप लोगों को सबको पता ही होगा कि कोविड में सबको पता होता था कि RT-PCR की रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। RT-PCR टेस्ट किया जाएगा, उसमें CT वैल्यू जैसी आएगी उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि उस पर्सन में कितना इन्फेक्शन है, मीन्स वायरल लोड कितना है उस कोविड का। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी उस तरीके की मशीन, मीन्स ये एक मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट है, रियल टाइम PCR, इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके थ्रू हम वायरस उसमें सैंपल में प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अगली जो टेक्निक है वो एलाइजा टेक्निक होती है। क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कोई होता है तो वो जो वायरस है उसमें एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, और वो एंटीजन जब हमारी बॉडी में जाता है तो बॉडी हमारी एंटीबॉडी जनरेट करती है। तो एंटीजन या फिर एंटीबॉडी दोनों को हम एलाइजा से डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगली जो टेक्निक है वो NGS, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग को यूज़ किया जाता है। क्या होता है कि जब सपोज इन दो टेक्निक से हमारा डायग्नोस नहीं हो पाया तो हम आगे इस टेक्निक का, ये तीसरी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक है जिसका यूज़ करके कंफर्म कर लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन किसकी वजह से है, तो इसको नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बोलते हैं। अगला जो टेक्निक है वो है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में बेसिकली क्योंकि वायरस है तो वायरस का बहुत ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। लेकिन हालांकि ये वायरस, जितने भी वायरसेस हैं उनमें काफ़ी सबसे बड़े वायरसेस में आता है, लेकिन फिर भी आप ऐसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते, आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, आप नॉर्मल किसी दूसरे फेस कंट्रास्ट वगैरह से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है कि EM का मीन्स है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज़ करके आप इस वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगला जो मेथड है वो वायरस को कल्चर करके भी डिटेक्ट किया जा सकता है कि ये वायरस किस टाइप का, जैसे कि अलग अलग टाइप की अलग अलग मार्फोलॉजी होती है, जैसे कि हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि मार्फोलॉजी के बेस पर भी अलग अलग वायरसेस अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। तो वायरस को कल्चर करके भी हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस वायरस, क्योंकि वायरस अब देखा ही है आपने किस तरीके से सिम्टम कास्ट कर रहा है और मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी है, तो अब इसके लिए क्या होगा कि नॉर्मल जो कल्चर सिस्टम है वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। होता है कि जब भी आप इस तरीके के सैंपल्स, मीन्स वायरस से जो हाईली कम्युनिकेबल जो डिजीजेज होती हैं उनके सैंपल्स को अगर हैंडल करते हैं तो उसके लिए एक ICMR का प्रोटोकॉल या फिर WHO के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है। होता यह है कि अलग अलग टाइप के पैथोजेंस का अलग अलग बिहेवियर होता है। मीन्स कोई पैथोजन बहुत ज़्यादा वेरुलेंट होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा डिजीज़ को काज कर सकते हैं आपकी बॉडी में, और काफ़ी ज़्यादा सीवियरिटी काज कर सकते हैं, मीन्स पर्सन जो है उस मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। तो अब जिस तरीके से सैंपल्स को हैंडल करने के लिए भी अलग अलग सेफ्टी लेवल्स बनाए गए हैं, जैसे बायोसेफ्टी लेवल 1 होता है, बायोसेफ्टी लेवल 2 होता है, बायोसेफ्टी लेवल 3 होते हैं, बायोसेफ्टी लेवल 4 होते हैं, 5 तक बायोसेफ्टी लेवल्स पाए जाते हैं। अभी इंडिया में BSL 4 तक की फैसिलिटी है, कुछ ही इंस्टीट्यूट में है। तो इस पर्टिकुलर वायरस को अगर हैंडल करना है तो उसके लिए आपको बायोसेफ्टी लेवल 3, मीन्स इसी को शॉर्ट फॉर्म में BSL फैसिलिटी बोलते हैं, तो ये फैसिलिटी आपको चाहिए होती है अगर इस वायरस के सैंपल्स को हैंडल करना है या फिर वायरस को कल्चर करना है, तो ये इसके बिना आप हैंडल नहीं कर सकते, अदरवाइज आप खुद इन्फेक्ट हो जाएंगे और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आप दूसरों का कैसे ना तो ट्रीटमेंट कर पाएंगे ना ही डायग्नोस कर पाएंगे। तो नॉर्मली अगर देखा गया कि इस वायरस को अगर कल्चर करना है तो डिफरेंट टाइप की सेल लाइन, क्योंकि वायरस है तो इसको ये इटसेल्फ तो रिप्लिकेट कर नहीं सकता, इसको किसी ना किसी होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो नॉर्मली क्या होता है कि मैमेलियन सेल को यूज़ किया जाता है एज ए होस्ट फॉर द कल्चरिंग ऑफ वायरस, मीन्स किसी भी वायरस को कल्चर करने के लिए
हम मैमेलियन सिस्टम को यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये कुछ सेल लाइन्स के नाम दिए गए हैं कि कौन कौन सी सेल लाइन्स हैं जो कंपेटेबल हैं इस वायरस को कल्चर करने के लिए, जैसे कि वेरो CCL81, वेरो E6, वेरो SLAM, MA104, A549, ये एक लंग कैंसर की सेल लाइन है, RD MRC5 एंड BHK21। ये अलग अलग डिफरेंट टाइप की सेल लाइन्स हैं जिनमें आप मंकी पॉक्स को कल्चर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दिखाया गया है, ये है वेरोसेल। वेरोसेल एक मंकी से डेराइव्ड सेल होती है। तो उसकी अगर नॉर्मल माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर, लाइट माइक्रोस्कोप में या फेस कंटाक्ट माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो इस तरीके की मॉर्फोलॉजी दिखती है नॉर्मली। तो जब भी वायरस कल्चर के ये जो इमेज हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, ये वायरस कल्चर किया गया है, मंकी पॉक्स का ही इमेज है। ये अपना जो NIV है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो पुणे में है, वहाँ पर इस वायरस को कल्चर किया गया है। तो जब वायरस कल्चर होता है तो उसकी मॉर्फोलॉजी इस तरीके से दिखती है सेलुलर लेवल पर, अगर आप देखोगे तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में अगर केसेस, जैसा कि हमने बताया कि 30 केसेस इंडिया में ऑलरेडी रिपोर्ट किए जा चुके हैं, तो इंडिया में कहीं ना कहीं कुछ लैब्स होंगी, उन्हीं में ये टेस्ट हो रहा होगा। तो हम जानते हैं कि कौन कौन सी लेबोरेटरी हैं। अब तक बहुत ज़्यादा हम उनका डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये डिजीज़ काफ़ी दिन से चल रही है, जैसे बताया कि बहुत पहले 1958 में डिस्कवर हुआ, फिर 1970 में फर्स्ट केस आया ह्यूमन का, लेकिन जो इसका जो काफ़ी हेल्थ इमरजेंसी वाला केसेस आए वो 2022 में पहले भी ये डिजीज़ काफ़ी हो चुकी है लोगों को। तो 2022 से हमारे देश में 22 लैब्स हैं जहाँ पर इसकी डायग्नोसिस लगातार हो रही है। तो ये आप लिस्ट देख सकते हैं, ICMR से अप्रूव्ड लिस्ट है, जिसमें एक से लेकर 22 तक की लैब्स हैं, जिनमें पूरे अपने इंडिया की अलग अलग जगह से सारी लैब्स हैं जिनमें टेस्टिंग करी जाती है। अच्छा, अभी जब WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया, तो उसके बाद में अपने ICMR ने यहाँ पर कुछ लैब्स को और अप्रूव कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 लैब्स और हैं जिनको अप्रूव कर दिया गया है इस मंकी पॉक्स की टेस्टिंग के लिए। अगर अब जैसे कि मैं ये वीडियो यूपी से ले रहा हूँ, तो हम बात करेंगे कि यूपी में सिर्फ एक सेंटर को यहाँ पर स्थान दिया गया है इस वायरस को टेस्टिंग करने के लिए, जो कि KGMU या फिर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। इसको परमिट किया गया है कि आप मंकी पॉक्स का टेस्ट कर सकते हैं। तो टोटल अगर ओवरऑल बात कर लें तो हमारे इंडिया में 35 ऐसी लेबोरेटरी हैं जहां पर इस वायरस की टेस्टिंग होती है। तो आप इस लिस्ट को ध्यान से पढ़ लेना कि आपके स्टेट में कौन सी लेबोरेटरी है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि हमारे स्टेट में ये लेबोरेटरी है जो इस वायरस की टेस्टिंग कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस वायरस, क्या अगर इसका इन्फेक्शन हो जाए या ये डिजीज अगर हो गई तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, या फिर इन्फेक्शन होने के बाद सीधे आदमी मर ही जाएगा, है ना। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक लाइन यहाँ पर लिखी गई है कि इसका अगर बहुत हाईली स्पेसिफिक बात करेंगे तो अभी तक कोई भी इसका बहुत ही एक्यूरेट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ, क्योंकि हमने बताया कि स्मॉल पॉक्स से इसकी सिमिलरिटी है, तो स्मॉल पॉक्स के लिए जो ड्रग डिस्कवर करी गई थी, तो वो ड्रग इसके लिए जब दी जाती हैं तो इसमें भी इफेक्टिव होती हैं। मीन्स अगर पर्सन का अपना खुद का कुछ इम्यून सिस्टम काम करे और कुछ दवाइयों का सपोर्ट दे दिया जाए तो वो पर्सन इजीली सर्वाइव कर जाता है, उतना दिक्कत नहीं होता है। तो दिखाया है कि सम एंटी वायरल ड्रग्स इफेक्टिव, तो उसमें जो 3 मेजर ड्रग्स हैं जिनका यूज किया जाता है इसको ट्रीट करने के लिए। एक है टिकोविरमैट, ये एक ड्रग है, तो इसको आर्थ्रोपॉक्स वायरसेस के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसको अप्रूव किया गया था WHO के थ्रू। अच्छा, इस वायरस का जो टारगेट है वो ये इन्वेलप वायरस की जो पैकेजिंग होती है वहां पर उसको ये ब्लॉक करता है। मीन्स होता यह है कि जब वायरस आपकी बॉडी में इन्फेक्शन एस्टेब्लिश करता है तो अपना, जैसा कि हमने बताया कि डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। अच्छा, एक पॉइंट और भी बता देना चाहता हूँ कि ये DNA वायरस है, और भी बहुत सारे DNA वायरसेस होते हैं, लेकिन इस वायरस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये वायरस होस्ट के साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करता है। बाकी जितने भी DNA वायरसेस होते हैं वो होस्ट सेल के न्यूक्लियस में डिवाइड करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हम बात कर रहे थे कि वायरस जब भी बॉडी में इन्फेक्शन काज करता है तो वो रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करने के बाद में जब उसका न्यूक्लिक एसिड बन गया, फिर वो अपनी प्रोटीन्स को बनाएगा, उन प्रोटीन्स को फिर फर्दर पैकेज करेगा। पैकेज का मीन्स होता है असेंबल करेगा। असेंबल करके फिर हमारी बॉडी से
वो बाहर निकल जाता है और फिर किसी दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन को काज करेगा। तो वही यहाँ पर दिखाया गया कि ये जो ड्रग है ये वायरस के जो इन्वलप है, हमने स्टार्टिंग में ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया था, उसमें दिखाया था कि एक सबसे ऊपर साइड में एक इन्वलप जो कि लिपिड की बनी हुई थी, उसमें कुछ वायरस की अपनी प्रोटीन्स भी एडेड थी, तो उनको वो ये जो ड्रग है वो बनने से रोक देगा। अब वायरस का अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा तो वो फिर आगे इन्फेक्शन को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, तो ये इस ड्रग का फीचर है, तो ये काफी इफेक्टिव ड्रग मानी जाती है। दूसरी दो कॉमन ड्रग्स और हैं जो कि सिडोफोविर और ब्रिनसिडोफोविर, ये दो ड्रग और हैं जिनका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। सिडोफोविर को इंट्रावेनसली दिया जाता है और जो ब्रिनसिडोफोविर है इसको ओरली दिया जाता है, मींस एक में इंजेक्शन से दिया जाता है और दूसरे को मुंह से पिलाया जाता है या खिलाया जाता है। इस तरीके की ये ड्रग है। अब इस इमेज में देखो, आप देख सकते हैं ये वायरस है, इस तरीके से हमारे एक सेल होती है, उस सेल में ये वायरस इन्फेक्शन को एस्टेब्लिश करता है, फिर अपना डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, यहाँ पे अपने प्रोटीन्स बनाएगा, पैकेज होकर फिर यहाँ से बाहर बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो अब यहाँ पर टारगेट्स दिखाए गए हैं कि जो हमने ड्रग की बात करी है, ये जैसे टिकोविरिमेट, ये एक स्पेसिफिक जो P37 जो कंपोनेंट है उसके साथ में उसको अफेक्ट करता है, और जो वायरस की पैकेजिंग है, मींस जो वायरस का जो फाइनल स्टेज है उस स्टेज में ये वायरस को ब्लॉक कर देता है। साथ ही साथ जो सिडोफोविर और ब्रिनसिडोफोविर हैं, ये वायरस के रेप्लिकेशन को ब्लॉक करते हैं। जो वायरस हमने अभी बताया कि रेप्लिकेट होता है होस्ट की सेल के साइटोप्लाज्म में, तो ये जब ड्रग देंगे तो ये वायरस का रेप्लिकेशन में होता क्या है कि जो न्यूक्लिक एसिड है, मींस उसका जो डीएनए है, एक कॉपी से दो कॉपी बन जाते हैं, मींस एक कॉपी से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ती जाती हैं। तो जितनी नंबर ऑफ कॉपीज बन जाएंगी उतने में ही फिर आगे पैकेज होके उतने वायरल पार्टिकल्स बना लेगा, मींस उतने ज्यादा वायरस, जितने ज्यादा न्यूक्लिक एसिड बन जाएंगे उसी हिसाब से प्रोटीन्स बनेंगी, उसी हिसाब से फिर पैकेजिंग होगी, उसके हिसाब से फिर नंबर ऑफ वायरसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे, और जितने ज्यादा वायरस होंगे उतने ज्यादा लोगों में वो इन्फेक्शन को एस्टेब्लिश करेगा। तो जब वायरस को रेप्लिकेशन स्टेज पे ही हम ब्लॉक कर देंगे तो फिर वायरस आगे नहीं बढ़ पाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। तो इन दो ड्रग का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। अच्छा, एक और भी इम्पोर्टेंट रोल है कि वैक्सीनेशन से भी हम इसको रोक सकते हैं। तो दो तरीके की वैक्सीन होती हैं, एक होता है प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन किया जाता है और दूसरा होता है पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन। अब क्योंकि हम यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस या फिर पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। तो एक वैक्सीन है जिसका नाम है जेनियोस, और इसके दो अलग ब्रांड भी हैं, जिसको इमोवाम्यून और इमवानेक्स वैक्सीन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये एक मॉडिफाइड वैक्सीन या अंकारा वैक्सीन है, और इसका यूज किया जाता है कोई भी पर्सन अगर वायरस से एक्सपोज हो चुका है, मींस उसको लग रहा है कि हम वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो उसमें इस वैक्सीन का यूज किया जा सकता है। मींस इन्फेक्शन के बाद भी ये वैक्सीन जो है, जनरली क्या होता है कि जब भी कोई वैक्सीन दिया जाता है तो कोई भी इन्फेक्शन, कोई किसी भी पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ उसके पहले वैक्सीनेशन किया जाता है, जिससे कि उस पर जो एंटीजेंस हैं उनके अगेंस्ट में आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाए, जिससे कि वो जब आपकी बॉडी में जो ओरिजिनल पैथोजन है वो आए तो उसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी फाइट कर सके। तो इसके केस में यही देखा गया, मीन्स ये जो वैक्सीन है ये आपकी बॉडी में वायरस आ गया है उसके बाद भी ये काम करेगा। तो ये यहाँ पर बताया गया कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस विद इन 4 डेज, अगर 4 दिन के अंदर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है और 4 दिन के अंदर अगर इस वैक्सीन का डोज दे दिया जाए तो आप इजिली अच्छे से क्योर हो सकते हैं, मीन्स इसमें आप कोई भी सिम्टम्स नहीं डेवलप होगा आपकी बॉडी में। साथ ही साथ अगर 14 दिन पता लगा हो गए हैं इन्फेक्शन के, तब भी अगर आपको ये वैक्सीन दे दी जाए तो जो सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, मींस जो डिजीज है वो कितना घातक होगी, वो ज्यादा अगर घातक हो सकती है, तो अगर ये वैक्सीन दे देंगे तो कम घातक होगी। कम घातक का मीन्स ये है कि वो फिर ज्यादा नहीं आपकी बॉडी में इफेक्ट कर पाएगी और आप इजिली सर्वाइव कर जाएंगे। अगर ये वैक्सीन नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आप आगे चल के सुधार भी जाएं। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि और क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिसकी वजह से आप इस डिजीज से बच सकें। तो ये लास्ट स्लाइड है,
इसमें हम बात कर लेते हैं कि कैसे आप बच सकते हैं। आपने देख लिया कि कैसे वायरस स्प्रेड हो रहा है, कैसे डिजीज काज कर रहा है, कौन से सिम्टम्स हो रहे हैं, कैसे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन अब कोई जरूरी थोड़ी ना कि आप की बॉडी में इन्फेक्शन हो ही। आप अगर बचाव करेंगे तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं भी होगा। तो वही यहाँ पे हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि एमपॉक्स से कैसे बचा जा सकता है। तो अगर आप वैक्सीनेशन मीन्स, अब ये तो गवर्नमेंट लेवल की चीजें हैं कि अगर गवर्नमेंट वैक्सीनेशन प्रॉपर करा दे अपनी पॉपुलेशन में, तो जो भी पर्सन है उनमें कोई भी सीवियरिटी नहीं आएगी, इजली वो पर्सन क्योर कर जाएगा। तो वही पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि मंकी पॉक्स वायरस कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीन। अब अगला जो है, अच्छा, इसकी खुद की वैक्सीन भी बनाई गई हैं, कई ट्रायल चल रहे हैं इसके साथ साथ, क्योंकि इसकी सिमिलरिटी स्मॉल पॉक्स के साथ में है। तो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में जो वैक्सीन बनाई गई थी वो वैक्सीन भी इसके अगेंस्ट में इफेक्टिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि जो वैक्सीन हैं अब तक यहाँ पे 3 लेवल की वैक्सीन आ चुकी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन आई थी, सॉरी, यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन थी, सेकंड जनरेशन वैक्सीन है और थर्ड जनरेशन वैक्सीन है। तो जैसे जेनोवास की हमने बात किया जो कि पोस्ट एक्सपोजर पे दे रहे हैं, तो वो थर्ड जनरेशन की वैक्सीन है। तो ये तीनों जनरेशन की वैक्सीन इफेक्टिव हैं। ठीक है, तो अगर अब जैसे हमने वहां पे बात कर लिया कि पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन देने पे आप बच सकते थे, लेकिन यहाँ पर वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ, उसके पहले भी आप बॉडी में अपने वैक्सीनेशन करा सकते हैं, जिससे कि इस वायरस का कोई भी इफेक्ट आपकी बॉडी में ना हो। तो अच्छा, जो प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन है वो किन पर्सन में जरूरत पड़ती है? ज्यादातर जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, मीन जैसे डॉक्टर्स हो गए, जो नर्स हैं, ठीक है, उन लोगों में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। उनमें अगर इसका वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा तो उनमें ज्यादा कोई खतरे वाली बात नहीं रहेगी, मतलब वो इजिली लोगों का ट्रीटमेंट भी करते रहेंगे, डायग्नोज भी करते हैं। अच्छा, लेबोरेटरी पर्सन क्या होते हैं? जो जहाँ पे जैसे आप जाते हैं हॉस्पिटल, वहाँ पर जब डॉक्टर टेस्ट लिखता है, टेस्ट लिखने के बाद में आप कहीं पे टेस्ट को कराने जाते होंगे, तो टेस्ट जो लोग करते हैं उनको लेबोरेटरी पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो उन पर्सन, क्योंकि अब वो आपका सैंपल हैंडल कर रहे हैं, तो उस सैंपल को हैंडल करते समय भी आपकी बॉडी में वो वायरस उनकी बॉडी में वो वायरस जाने के चांसेस होते हैं। तो उन पर्सन में भी वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो वही यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है कि जो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस मींस जो प्री वैक्सीनेशन है उसका हमें करा देना चाहिए, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फिर लेबोरेटरी पर्सन हैं उनमें। ठीक है, अब यहाँ पर ये इमेज में दिखाया गया कि स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स की जो वैक्सीन है वो यहाँ पे वायरस में दिखाई गई है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप कि मंकी पॉक्स की वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स की कॉमन वैक्सीन आती है, इसको यूज किया जाता है। अच्छा, ये यहाँ पर दिखाया गया कि जिनॉक्स वैक्सीन जो है इसको कैसे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो ये इंट्राडर्मली इसको इंजेक्ट करते हैं, मींस जो आपकी स्किन है उसकी स्किन का जो ऊपरी जो टॉप लेयर है वहां पर इस जो वैक्सीन है उसको दिया जाता है। तो इसका अगर वॉल्यूम की बात किया जाए कि कितने अमाउंट में वैक्सीन आपकी बॉडी में दी जाएगी, तो 0.1 ml के अराउंड इसको देना होता है। 0.1 ml का मीन्स हो गया लगभग 100 माइक्रोलीटर के आसपास आपकी बॉडी में वैक्सीन दी जाएगी। तो ये सफिशियंट है आपके बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स आने के लिए। इम्यून रिस्पॉन्स का मीन्स क्या होता है कि जब भी आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया वैक्सीन, अब इसमें कोई ना कोई एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, वो एंटीजेंस आपकी बॉडी रिकॉग्नाइज करेंगे और वहाँ बॉडी में उसका रिस्पॉन्स आएगा, मीन्स एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी, जिससे कि अब अगर कोई ओरिजिनल जो पैथोजन है वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन एस्टेब्लिश करे तो उसका सीवियर लेवल कोई ना आ पाए, तो वहां पर वैक्सीनेशन का रोल आता है। तो ये सब चीजें हमने मंकी पॉक्स के बारे में डिस्कस करी हैं। तो यही सब चीजें डिस्कस करने के बाद ये यहाँ से वीडियो का एंड करना चाहूंगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा या कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, हम लोग उसको ट्रेस करके आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे आपको इंटरेस्टिंग वीडियो इस तरीके का चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको उस टॉपिक पे वीडियो अच्छा सा अच्छा दिया जाए। तो इसके साथ आप सभी का धन्यवाद, और आगे चल के मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर। धन्यवाद।